बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों देखिए, हम बात कर रहे थे भोजन विषाक्तता की, यानी फूड पॉइजनिंग की। बच्चों, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि फूड पॉइजनिंग किस किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे फूड का कंटामिनेशन होता है। आज हम बात करेंगे उन पैथोजेंस के बारे में जिनके कारण फूड पॉइजनिंग होती है, यानी भोजन विषाक्तता होती है। बच्चों देखो, बरसात के दिनों में आपने देखा होगा, आपकी मम्मी भी बोलती होंगी आपको, गीले हाथों अचार नहीं छूना, बोलती है ना। और इसके अलावा आप ब्रेड, जिसे आप डबल रोटी भी कभी कभी कहते हो ना, तो वो भी अगर आप संभाल के नहीं रखते हो तो उस पे एक छोटे छोटे, है ना, बारीक बारीक जाला जैसा कुछ बुन जाता है। आप जानते हो इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं फफूंद। ये क्या करता है? भोजन में मिलकर भोजन के चारों ओर बारीक बारीक जाला सा बुन देता है, जिससे हर सिरे पर जो फूड प्रोडक्ट है, अचार है या उसके हर सिरे पे स्पोर बन जाते हैं और ये स्पोर्स ही फफूंद का ही हिस्सा होते हैं। अब क्या होता है, फफूंद कई प्रकार के होते हैं, जैसे म्यूकर, दूसरा हो गया पेनिसिलियम, तीसरा हो गया एस्पेरिलिजस। ठीक है, तो ये सारे तरह के फफूंद होते हैं। नमी और सीलन के कारण ही फफूंद उत्पन्न होते हैं। ये ब्रेड, अचार, पापड़, जेली, फल आदि को खराब करते हैं और अगर कोई इनके द्वारा खराब किए भोज्य पदार्थ को खा ले तो वो बीमार हो जाएगा, यानी उसे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, वो भोजन विषाक्तता से ग्रसित हो जाएगा। और दूसरा है बच्चों खमीर, है ना। आप जब इडली बनाते हो, डोसा बनाते हो, है ना, और जो ब्रेड इंडस्ट्री है उसमें भी खमीर का लाभदायक प्रयोग भी होता है ना। ब्रेड इंडस्ट्रीज में खमीर करके ही ब्रेड बनता है। आप भी बहुत सारा चीज़ घर में बनाते हो तो खमीर ही करते, लेकिन कभी कभी यही खमीर भोजन को विषाक्त बना देता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो खमीर होता है ना, वो बैक्टीरिया से बड़ा अंडाकार जीव होता है, जिसकी कोशिकाएं एक और पतली सी होकर कली सी बन जाती हैं और धीरे धीरे मुख्य कोशिका से पृथक हो जाती हैं और इस तरह से वो अपना ग्रोथ करती हैं और नई नई कोशिकाओं के रूप में बन जाती हैं। ठीक है, अब जानते हैं अगला पैथोजन क्या है, जीवाणु, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना। हमने बहुत सारा बात किया, पीछे में बहुत सारे डिजीजेज जो जीवाणु के बारे में फैलते हैं उनके बारे में भी हमने बात किया। देखो, जीवाणु कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग ढंग से प्रभाव डालते हैं। ये भोजन के साथ मिलकर, जब ये जीवाणु भोज्य पदार्थ के साथ मिल जाते हैं तो अपनी ग्रोथ को बहुत तीव्रता के साथ बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये भोज्य पदार्थ को खराब कर देते हैं और उस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने वाला व्यक्ति भोजन विषाक्तता का शिकार हो जाता है, यानी उसके अंदर फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स आने लगते हैं। अब देखते हैं कि ये जीवाणु कई तरह के होते हैं जो भोज्य पदार्थ को खराब करते हैं, जिनमें पहला है साल्मोनेला समूह। ठीक है बच्चों, ये जो साल्मोनेला समूह के जीवाणु हैं, ये मनुष्यों और पशु पक्षियों की आंतों में रोग उत्पन्न करते हैं और ये उन पशु पक्षियों के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। जैसे कोई पशु पक्षी है, उसके शरीर में साल्मोनेला समूह का जीवाणु प्रवेश कर गया, तो अब उस पशु पक्षी का अगर मनुष्य स्वयं
उसका मांस खाता है अथवा उससे मिलने वाले पदार्थ जैसे दूध, दही इत्यादि का कंजम्पशन करता है, तो क्या होता है, वो मनुष्य उससे उस साल्मोनेला समूह के जीवाणु से संक्रमित हो जाता है, और संक्रमित हो जाता है तो वो भोजन विषाक्तता का कारण बनता है। और उसकी वजह से उस मनुष्य के अंदर क्या क्या लक्षण आते हैं, जैसे देखिए, जब व्यक्ति साल्मोनेला समूह से संक्रमित हो गया तो उसका जी मिचलाता है, मतलब उसको लगता है कि वोमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, पर होती नहीं है। उसके पेट में दर्द होता है, कभी कभी उल्टी भी होती है, उसके सिर में दर्द होता है, उसके सिर में काफ़ी पीड़ा होती है, उसे बुखार हो जाता है ना, और प्यास मालूम पड़ती है। इस तरह का लक्षण आता है तो आपको मान के चलना चाहिए कि जो व्यक्ति है वो साल्मोनेला समूह से संक्रमित हुआ है और वो भोजन विषाक्तता उसी समूह के कारण उत्पन्न हुई है। अब देखो कैसे इसका हम बचाव कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि साल्मोनेला समूह से अगर विषाक्तता हुई है तो उससे कैसे बचाव करें। पहली चीज है कि ये जो है, हमने कहा ना कि ये जानवरों की आंतों में रहता है ना, और अगर उसके द्वारा दिया गया किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है तो मनुष्य भी बीमार पड़ जाता है। ये बहुत तीव्र आंच पे अगर आप भोज्य पदार्थ को पकाते हो, जैसे मांस है, मछली है, अगर तेज आंच पे पकाओगे तो ये इस समूह का जो जीवाणु है वो मर जाएगा। तो अगर इस समूह के जीवाणु से अपनी रक्षा करनी है तो किसी भी प्रकार के मांस, मछली अथवा पोल्ट्री प्रोडक्ट को अथवा दूध को या किसी दूध से बने किसी भोज्य पदार्थ को तेज आंच पे पका के इस जीवाणु को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अब अगला है स्टेफिलोकोकाई समूह, है ना। ये भी जीवाणु का एक समूह है और इस जीवाणु के संक्रमण से, है ना, उदर में पीड़ा का मतलब समझते हो, पेट में दर्द, मिचली, बताया आपको कि अगर उल्टी जैसा फीलिंग होता है तो वो उसको मिचली कहते हैं, मिचली होता है, दस्त होने लगता है, कभी कभी उल्टियां भी शुरू हो जाती हैं। इस रोग के जीवाणु कहाँ रहते हैं? बहुधा ये वायु में तथा मनुष्यों के नाक, कान और गले में ये रहते हैं। ठीक है, अगर कहीं घाव हुआ है किसी मनुष्य को तो उसमें भी ये जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु अर्ध ठोस वाले भोजन को अधिक हानि पहुंचाते हैं, जैसे क्रीम, पेस्ट्री, मांस, मछली इत्यादि। अब इनसे बचाव कैसे किया जाए? इनसे बचाव का एक तरीका है कि इनको एक तीव्र आंच पे ले जाया जाए, है ना, बहुत ज़्यादा तेज आंच पर ले जाके तुरंत उनको ठंडा कर देने पे ये जीवाणु मर जाता है। तो स्टेफिलोकोकाई समूह से बचने का तरीका है कि जब भोजन पक जाए तो एक बार उसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके फिर उसे तुरंत ठंडा कर लेने से इस जीवाणु का खतरा कम हो जाता है। अगला है बच्चों क्लास्ट्रीडियम वैसलाई समूह। इस समूह का जो जीवाणु है उसके संक्रमण से खाना खाने के 10-12 घंटे पश्चात दस्त आने लगता है। अगर ये जीवाणु आपके शरीर में भोजन के साथ चला गया है तो 10-12 घंटे बाद आपको बहुत दस्त आने लगता है, पेट में दर्द होता है, और ये पका हुआ बासी मांस खाने से होता है। अगर पका हुआ बासी मांस, पके हुए मांस को रख दिया गया, नेक्स्ट सुबह खाया जा रहा है, तो ये जो क्लास्ट्रीडियम वैसलाई समूह का जीवाणु है उसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी उससे व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। अथवा किसी बीमार पशु का मांस खा लिया जाए तो भी ये जीवाणु फैलता है। इसका भी वही तरीका है कि अगर आप इससे बचना चाहते हो तो पहली बात तो बीमार पशु का मांस न ले आएं घर में,
और अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो मांस को हमेशा तीव्र आंच पे पकाएं। तीव्र आंच पे पकाने से क्या होगा कि ये जो क्लास्ट्रीडियम वैसिलाई समूह का जीवाणु है ये नष्ट हो जाएगा अथवा इनएक्टिव हो जाएगा, तो आपकी स्वास्थ्य रक्षा हो सकेगी। अगला क्या है, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, है ना बच्चों। आप देखते हो आजकल मार्केट में हर चीजें डिब्बा बंद रसगुल्ला आता है, डिब्बा बंद मशरूम आता है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट हैं जो डिब्बा बंद आते हैं, है ना। आपको भी लगता है कि ये बिल्कुल सेफ है, इसको कंज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होता है कि ये क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम ये एक ऐसा जीवाणु है जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेता है। तो आप समझ गए, यानी बंद डिब्बे में भी ये रह सकता है। तो ये न सिर्फ बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहता है बल्कि अपनी संख्या भी बढ़ाता रहता है, ठीक है। तो सील बंद डिब्बों में या फिर ऐसे भोजन जिनमें खटाई नहीं होती, जैसे सेम है, फ्रोजन मटर है, मक्का है ना, ये सब भोजन इसके द्वारा विषाक्त हो जाते हैं। और अगर इन भोजन को कोई करता है तो उसे उल्टी, सिर दर्द, चक्कर, लकवा मार जाना, हृदय को भी ये प्रभावित करता है और श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है। आप सोच सकते हैं कि डिब्बा बंद भोजन खाना किसी व्यक्ति के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये आप देखिए कि डिब्बा बंद होने के बाद भी ये जीवाणु और बिना ऑक्सीजन के ना सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि अपनी ग्रोथ भी बढ़ाता है ना। तो बच्चों अब क्या करोगे, अब अगर आप खा लेते हो, भोजन विषाक्तता हो जाती है, तब तो आपको वही है कि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन डिब्बा बंद भोजन को प्रयोग करने में हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे बंद डिब्बे के भोजन को प्रयोग करने से पहले 8 से 10 मिनट तक, आप समझ रहे हो ना, मैं कह रही हूँ 8 से 10 मिनट तक तेज आंच पर पकाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो जीवाणु है वो या तो इनएक्टिव हो जाएगा अथवा किल हो जाएगा, जिससे आपके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका भोजन विषाक्त होने से बच जाएगा। बच्चों वैसे मेरा मानना है कि हमें हमेशा फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भोजन विषाक्तता के चांसेस कम रहते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू बच्चों।